तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 13 न्यूक्लियाई। आपको पता होगा अभी तक हमारे 3 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, ईएम वेव्स, डुअल नेचर और एटम्स। जो चौथा चैप्टर हम ले रहे हैं, टोटल 7 चैप्टर है अपने पास। चौथा चैप्टर कौन सा है? न्यूक्लियाई। तो आज ये डिस्कस करने वाले हैं। वन शॉट सीरीज़ है, बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा अच्छा कंटेंट मैं आपको देने वाला हूँ। ठीक है, अभी देख लेते हैं कि इसके अंदर से सीबीएसई ने इस बार क्या रिड्यूस कर दिया है। तो जो आपका रेडियो एक्टिविटी वाला पोर्शन था ना, रेडियो एक्टिविटी जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट था और अजीब सा था, गामा डी के, अल्फा डी के, बीटा डी के, वो पूरा का पूरा पोर्शन सीबीएसई ने इस बार हटा दिया है। तो ये आपको नहीं पढ़ना है। अब इसके हटते ये जो चैप्टर है ना, बहुत ही सिंपल हो गया। बात समझ में आई? तो ये थ्योरेटिकल चैप्टर है ये भी, और इसमें से जो मैक्सिमम पोर्शन है वो आपको ऑलरेडी आता है। मतलब प्रोटॉन्स क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, ये आपको मैं बता रहा हूँ इस चैप्टर के अंदर। तो वो आपको ऑलरेडी पता है पहले से, है ना। तो इसके जो नोट्स होंगे, जो हम नोट्स बना रहे हैं यहाँ पर, है ना, बहुत अच्छे हैंड रिटन नोट्स बनाए मैंने, सारे डेरिवेशंस इसके अंदर लिखे हैं। वो सारे नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। कहाँ पर? @सिंह साहब केमिस्ट्री, सिंह साहब केमिस्ट्री। ठीक है, और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी टेलीग्राम की, तो वहाँ से जाके आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियाई। तो बेसिकली अपन ने एटम में क्या डिस्कस करा था? हमने डिस्कस करा था कि जो आपका एटम है वो कुछ इस तरह से दिखता है। बीच में होता है न्यूक्लियस और आसपास घूम रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अभी तक बस इतना ही डिस्कस करा था अपन ने। न्यूक्लियस के अंदर हम लोग नहीं घुसे थे, समझ में आई? तो यहाँ पर हम न्यूक्लियस के भी अंदर घुस गए। चैप्टर का नाम क्या है? न्यूक्लियाई। तो अब देखो क्या हो रहा है। जब हम न्यूक्लियस के अंदर घुसे तो हमें पता चला कि न्यूक्लियस जो है ना, वो 2 चीज़ों से बना है। क्या? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। अब ये सब आपको पता ही ऑलरेडी। न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है, मतलब उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता, और जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। तो एक बात सुनना ध्यान से, जो अपना न्यूक्लियस होता था, रदरफोर्ड ने बोलता है ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है। वो पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से आ रहा है? प्रोटॉन्स की वजह से, क्योंकि वो क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। क्या बात समझ में आई? तो जो न्यूक्लियस है वो किससे मिलकर बना है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। चार्ज मैंने बता दिया, इसका पॉजिटिव चार्ज होता है। कितना चार्ज होता है? +E। इलेक्ट्रॉन में जितना चार्ज होता है ना, तो वो -E इलेक्ट्रॉन होता है, ये +E होता है। बिल्कुल सेम चार्ज है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का, बस साइन का अंतर है। ये पॉजिटिव है, ठीक है। प्रोटॉन पॉजिटिव और न्यूट्रॉन जो होता है वो क्या होता है? 0, मतलब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। बात समझ में आ गई? अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे देख लो कि न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं। न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। तो मैं बोल रहा हूँ कि जो आपका जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं, कौन से पार्टिकल्स हैं उसके अंदर? प्रोटॉन्स है और न्यूट्रॉन्स है। जितने भी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है उनका समेशन क्या है? वो न्यूक्लियॉन्स है। तो मैं बोल सकता हूँ न्यूक्लियॉन्स पड़े हैं किसके अंदर? न्यूक्लियस के अंदर। तो न्यूक्लियॉन्स से मतलब क्या है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों। क्या बात समझ में आई? तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ये अलग अलग केस के लिए अलग अलग होगा। बात समझ में आई? तो ये चीज़ डिस्कस कर ली अपन ने, ठीक है। तो ऐसा कुछ आपका स्ट्रक्चर होता है एटम का। देखो यहाँ पर 6 प्रोटॉन्स है और 6 न्यूट्रॉन्स है, ठीक है। बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और आपके न्यूक्लियस के अंदर ये सब कंबाइंड पड़े हुए हैं। अब इसमें कौन सी फोर्स लग रही है, किस फोर्स की वजह से ये एक दूसरे से बंधे हुए हैं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। बात समझ में आई? चलो, प्रोटॉन्स के बारे में बात होगी, न्यूट्रॉन के बारे में बात कर लेते हैं कि न्यूट्रॉन्स क्या है। न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी करी थी जेम्स चाइडविक ने, ठीक है। कैसे डिस्कवरी करी इनकी? उन्होंने क्या करा? अल्फा पार्टिकल, मैंने आपको बताया था अल्फा पार्टिकल्स होते थे He2+, तो उन्होंने अल्फा पार्टिकल लिया, उसको बेरिलियम के साथ, बेरिलियम के एक आइसोटोप के साथ हिट करा दिया, बॉम्बार्ड करा दिया। तो वहां पर उनको क्या मिला? न्यूट्रॉन। क्या मिला? न्यूट्रॉन। और साथ में ये, क्या बात समझ में आई? तो इस रिएक्शन से उनको पता चला कि न्यूट्रॉन जैसी न्यूट्रल स्पीशीज भी एग्जिस्ट करती है, जो कि कहाँ पर रहती है? न्यूक्लियस के अंदर। क्या बात समझ में आ गई? यहाँ से एक पॉइंट और नोट कर लो, आपको पता भी होगा, जो मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है वो लगभग मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है ना। इक्वल नहीं है बिल्कुल, पर लगभग इक्वल मान सकते हैं अपन। आगे आगे कुछ डेरिवेशंस करेंगे, उसके अंदर हम लोग दोनों को इक्वल मान लेंगे ताकि ईजी रहे कैलकुलेशंस, है ना, क्योंकि ज़्यादा फर्क नहीं होता है। चार्ज आपको पता है क्या है? 0 न्यूट्रॉन पर। तो ये हो गई आपकी डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब देखो, मैंने आपको पहले बताया था कि जो न्यूक्लियस होता है वो हैवी मास रहता है। हैवी मास क्यों है? क्योंकि आप सोचो, उस छोटे से मास के अंदर, मैंने आपको बताया था एटम की मैक्सिमम स्पेस तो क्या होती है? खाली होती है। छोटे से स्पेस के अंदर न्यूक्लियस होता है, और उस छोटे से स्पेस के अंदर प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है, और दोनों का मास क्या है? सेम है। तो मतलब काफी हैवी वेट है उसके अंदर, इसलिए बोलते हैं जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है? काफी हैवी रहता है। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में डिपेंड कर रहा है वो। क्या बात समझ में आई? तो न्यूक्लियस क्या है? पॉजिटिव है, तो अपन देख ही चुके हैं। 99.9% ऑफ एटम मास, ये क्या होता है? मतलब ये बोला ना मैंने, हैवी है ये।
तो हैवीएस्ट का मतलब क्या है, 99.9% का जो मान लो एटम का मास मतलब 100% है, तो उसमें से न्यूक्लियस का मास कितना होगा, 99.9% वही कॉन्स्टिट्यूट कर रहा होगा। मतलब एक्चुअली क्या है, वो प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स का मास है। क्या बात समझ में आ गई? तो ये चीज़ हो गई यहाँ से। अपने को पता ही है कि जो एटम होता है वो मोस्टली क्या होता है, एम्प्टी होता है ना। जब भी तो अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट निकल जाते थे, अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, एटम्स पढ़ा दिया मैंने। एटम्स अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। तो मैंने आपको कहा था कि जो न्यूक्लियस की साइज होती है, न्यूक्लियस की जो साइज होती है, जो रदरफोर्ड ने बोली थी, वो बोली थी कि 10⁻⁻15 से लेकर 10⁻⁻14 तक होती है। कितनी होती है, 10⁻⁻15 से लेकर 10⁻⁻14 मीटर तक होती है। तो जो आपका रेडियस ऑफ एटम है, जो एटम का रेडियस है वो कितना होता है, 10⁻4 इंटू रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। तो आप यहाँ बोल सकते हो इसकी जो रेंज होगी रेडियस ऑफ एटम की, वो कितनी होगी, 10⁻⁻14 + 4 -10। तो इतनी रेंज का ये रेडियस होगा। क्या बात समझ में आई? 10⁻⁻10 का एटम, उसकी रेंज ये रहेगी रेडियस की, और न्यूक्लियस की साइज कितनी है, 10⁻⁻14 मीटर। क्या बात समझ में आ गई? तो यहाँ से आप एक चीज़ और नोटिस कर सकते हो, जो रेडियस ऑफ एटम है वो कितना 10,000 गुना ज़्यादा बड़ा है किससे, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस से। समझ में आ रही है? तो बड़ा है इसका मतलब वो एम्प्टी स्पेस है वहाँ पर, क्योंकि न्यूक्लियस तो कहाँ है, बिल्कुल बीच में छोटा सा। क्या बात समझ में आ गई? तो यहाँ से ये चीज़ प्रूव हो गई। ठीक है, अच्छा इस पर अपन तो देख लेते हैं ये कैसे चीज़ निकल रही है। आर इज मैंने आपको बताया था कितना है, 10⁴ इंटू Rn, मतलब रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। दोनों क्यूब कर दिया मैंने। मैं एक्चुअली क्या कर रहा हूँ, वॉल्यूम निकाल रहा हूँ। मैं ये देख रहा हूँ कि एटम का जो स्पेस, एटम का जो वॉल्यूम है और जो न्यूक्लियस का वॉल्यूम है, उसको कंपेयर करते हैं, क्या निकलता है। तो रेडियस ऑफ एटम इज ऑल्सो 10⁴ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, दोनों को क्यूब कर दिया, है ना। क्यूब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वॉल्यूम होता है 4/3 πr क्यूब, ठीक है, क्योंकि वो स्फेयर है। तो यहाँ पे आप ये क्यूब हो गया, इधर 10⁴ को क्यूब करेंगे तो 10⁻12 आ जाएगा, मल्टीप्लाई विद 4/3 पाई ऑन बोथ साइड्स। तो 4/3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, 4/3 पाई RA क्यूब इंटू 10⁻12 इज इक्वल्स टू इंटू 4/3 पाई RN का क्यूब। क्या बात समझ में आई? देखो ये क्या है, ये वॉल्यूम ऑफ एटम, और ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ आपका न्यूक्लियस। क्या बात समझ में आई? तो ये देखो कितना डिफर कर रहा है। जो एटम का वॉल्यूम है वो 10⁻12 टाइम्स है किसका, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस का। क्या बात समझ में आई? रेडियस कितनी थी, रेडियस थी 10⁴ टाइम्स ज़्यादा थी किसकी, रेडियस ऑफ एटम। एटम की जो रेडियस थी वो 10⁴ ज़्यादा टाइम्स ज़्यादा थी न्यूक्लियस से। इसका जो वॉल्यूम है वो कितना आया, वो तो 10⁻12 टाइम्स ज़्यादा आया है किससे, न्यूक्लियस से, वॉल्यूम ऑफ एटम। बात समझ में आ गई? तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि मोस्ट पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी। क्या बात समझ में आ रही? तो यहाँ से ये चीज़ समझ में आ जाती है। अब देखो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एटम की, है ना, उसके अंदर प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स की। अब देखो एटम कितना छोटा सा होता है, उसको आप किलोग्राम में ग्राम में तो नापोगे नहीं, ऑब्वियस ही बात है, वो कैसे उसको वेइंग मशीन नापेगी, ठीक है ना। तो उसके लिए हम छोटे यूनिट्स को इस्तेमाल करते हैं, जिसका नाम है AMU। ये छोटे यूनिट्स हैं, ठीक है। तो मेजर्ड इन एटॉमिक मास यूनिट, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे kg होता है, ग्राम होता है, मीटर होता है, मेजरिंग यूनिट्स होती है ना, वैसे ही ये AMU भी वही है। AMU की डेफिनेशन क्या है, मास ऑफ 1C12 एटम, ये कार्बन का एक क्या है, आइसोटोप है, उसका मास डिवाइडेड बाय 12। तो क्या वैल्यू आ जाएगी, मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम क्या होता है, 1.99 इंटू 10⁻⁻26 kg। इसको डिवाइड करोगे आप 12 से तो आपके पास आंसर आ जाएगा एक AMU 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। क्या बात समझ में आई? एक AMU किसके बराबर हो गया, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। क्लियर है एकदम? ठीक है। अब देखो एटॉमिक नंबर क्या होता है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से, है ना। कई बार इससे बीच में ऐसे भी लगा देते हैं, है ना, क्रॉस। तो Z से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। अब ये सब आपको पता है ऑलरेडी, है ना, बस अब न्यूक्लियर में यही है एक्चुअली, ये इसलिए मैं बोल रहा था, बहुत ईजी सा चैप्टर है। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। ध्यान रखें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम नहीं होता है एटॉमिक नंबर आपका, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो चेंज हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिया वापस अंदर डाल दिया, वो अलग चीज़ है। प्रोटॉन्स तो आप निकाल नहीं सकते, ठीक है। तो प्रोटॉन सेम रहने वाले, इसलिए हम बोलते हैं कि एटॉमिक नंबर जो है तो उसको क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। तो एक न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं उसको काउंट कर लिए, वो क्या हो गया आपका एटॉमिक नंबर हो गया। क्या बात समझ में आई? ऐसे ही आपका जो मास नंबर है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, ए से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से, मास नंबर। अभी हम क्योंकि रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे आगे, आपको जो लिख कर आएंगे एग्जाम पेपर के अंदर, वहाँ पर ऐसा लिखा नहीं होगा कि Z इक्वल्स टू दिस, A इक्वल्स टू दिस, ऐसे लिखा नहीं आएगा, सिर्फ नंबर लिख देंगे। तो आपको पहचानना पड़ेगा कि Z क्या है और A क्या है। अभी मैं बताऊंगा थोड़ी देर से। तो देखो मास नंबर क्या होता है, A हो गया, है ना। ये क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। अब मैंने आपको बोला न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं,
नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो जितने प्रोटॉन्स हैं और जितने न्यूट्रॉन्स हैं, मान लो 10 प्रोटॉन्स हैं और 10 ही न्यूट्रॉन्स हैं, तो कितने हो गए 20। समझ में आ गया? तो 20 आपके पास न्यूक्लियॉन्स हो गए। समझ में आ गई आपको बात? तो ये होता है आपका मास नंबर। ठीक है, इसकी रिप्रेजेंटेशन आपको याद होनी चाहिए। एटॉमिक नंबर Z से रिप्रेजेंट करते हैं, मास नंबर A से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अच्छा आप देखो, मैंने आपको बताया जो Z है एटॉमिक नंबर, वो कितना होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो मैंने यहाँ लिख दिया इसको। A क्या है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। तो यहां से मैं निकाल सकता हूं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे। तो क्या करूंगा, इसमें से इसको माइनस कर दूंगा, तो A माइनस जेड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, P प्लस एन माइनस एन। यही तो हो रहा है। तो ये आपका क्या कट गया, P प्लस एन, गलत कर दिया मैंने यहाँ पर, P प्लस एन माइनस P। तो ये P से P कट जाएगा, N बच जाएगा। तो मैं कर सकता हूँ कि A और Z को मास नंबर में से मैं अगर एटॉमिक नंबर को घटा दूँ तो मेरे पास क्या बच जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बच जाएंगे। क्या बात समझ में आ गई? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन देख लो उसका। एक्स क्या है, सिंबल है किसका, एलिमेंट का, जिसका भी आप लिख रहे हो। ए क्या है आपका, मास नंबर। जेड क्या है आपका, एटॉमिक नंबर। बात समझ में आ गई? ऊपर आता है मास नंबर, नीचे आता है एटॉमिक नंबर। क्या बात क्लियर हो गई? ठीक है, अब देखो यहाँ पर वापस ये बोल रहा है। अब देखो मैं आपको बोल रहा था ना कि आपको ऐसा सिंबल, एक सिंबल दे दिया जाएगा, ऊपर 198 लिखा है, नीचे 80 लिखा है। आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सा मास नंबर, कौन सा एटॉमिक नंबर। तो यहाँ से पता चल रहा है ए क्या है, जो ऊपर लिखा हुआ है 198 है ना, ऊपर लिखा होता था आपका ये 198, और जेड क्या है 80। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है मुझे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाले। तो क्या करूंगा, ए माइनस जेड। तो 198 माइनस 80 कितना आ गया, 118। तो यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने, जो जेड है, कितने हो गए, वो 80 हो गए। सीधा दिख रहा है? क्या बात समझ में आई? तो ये अपने पास क्लियर हो गया। तो आपको ये रीड करना आना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब ये देख लो, सिंपल सा क्लासिफिकेशन है एक, आइसोटोप्स, आइसोबार्स और आइसोटोन्स। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, आइसोटोप्स का मतलब होता है आपका Z सेम, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम। एक न्यूक्लियस के अंदर अगर प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है तो वो क्या हो जाएंगे, दो आइसोटोप्स। मतलब दो आपने अपने एटम लिए, दोनों न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, मतलब उनका एटॉमिक नंबर क्या है, दोनों का सेम है। तो आप क्या बोल सकते हो, वो क्या है, आइसोटोप्स हैं। तो जैसे 1H1 है, 1H2 है, 1H3। तो देखो यहाँ पर ये Z होता है, ये Z होता है, ये Z होता है, तीनों क्या है, 1 है। तो ये क्या है आपस में, ये भी आइसोटोप्स है। तीनों आपस में क्या है, एक दूसरे के आइसोटोप्स है। जैसे आइसोमर्स होते थे ना, वैसे ही आइसोटोप्स, एक जैसे। ठीक है, आइसो का मतलब क्या होता है, एक जैसे। आइसोमर्स का मतलब क्या है, सेम मास नंबर, मास नंबर सेम। तो यहां से दिख रहा है अपने को 3 3। तो ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के आइसोबार्स। क्या बात समझ में आएगी? आइसोटोप्स के अंदर Z सेम होता है, आइसोबार्स के अंदर A सेम होता है। ठीक है, आइसोटोन्स नाम से समझ में आ रहा है क्या होगा यहाँ पर, न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होंगे, सेम होंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, A माइनस जेड करके। कैसे करते हैं, A माइनस जेड। तो यहाँ से A माइनस जेड करो, 16 माइनस 8 कितना हो रहा है, 8 आ रहा है। और 15 माइनस 7 कितना आ रहा है, वो भी 8 आ रहा है। तो दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 8 है। तो दोनों में सेम है, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं कि ये दोनों क्या है, O वाला और नाइट्रोजन वाला, ये दोनों क्या है, आइसोटोन्स है। क्या बात समझ में आ गई? इतना सा इसका डेफिनेशन है। ये आपको चीज़ें याद रखनी है, सिंपल सा क्वेश्चन उठ के आ जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अच्छा अब ये साइज ऑफ न्यूक्लियस आ गया वापस। अभी तो हम कंपेयर कर रहे थे कि कितना बड़ा है, रेडियस एटम से कितना बड़ा है, न्यूक्लियस से कितना बड़ा है। ठीक है, वो हम कंपेयर कर रहे थे। अभी हम फॉर्मूला निकाल रहे हैं, उसका वैल्यू निकालना चाहते हैं कि कितना क्या है। ठीक है, तो साइज ऑफ न्यूक्लियस, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, R इज इक्वल्स टू साइज। साइज कैसे नापेंगे, रेडियस से नापेंगे, ऑब्वियसली बात है। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल्स टू R0 इंटू A की पावर -1/3। ए क्या है यहाँ पर, मास नंबर। क्या बात समझ में आ गई? ए क्या है यहाँ पर, मास नंबर है। और जो आपकी R0 की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1.2 इंटू 10 की पावर -15 मीटर। बात समझ में आ गई? तो यहाँ से आपको कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, एक का मास नंबर, एक आइटम दे दिया आपको, उसका मास नंबर ये है, दूसरा आइटम दे दिया उसका मास नंबर ये है। ठीक है, तो उसका वो बोलेंगे कि न्यूक्लियस का साइज, उसका जो रेडियस है वो किस रेशियो में, वही बता दो। ठीक है, तो ऐसा आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पर ए डालना है और निकालना है आंसर। तो R इक्वल्स टू R0 इंटू A की पावर 1/3। क्या बात समझ में आ गई? अब देखो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा अपने को। यहाँ पर जो सबसे पहली बात मैं आपको बोलता हूँ वो आपको क्या ध्यान रखनी है, ये इंडिपेंडेंट होता है उसके मास नंबर पे। इसका मतलब है मास नंबर से वो इंडिपेंडेंट है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है, भाई मास नंबर का मतलब क्या होता है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, यही तो होता है। तो इसका मतलब है वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से भी मतलब इंडिपेंडेंट है वो। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो न्यूक्लियस की डेंसिटी होती है, कोई भी एटम की आप न्यूक्लियस ले लो, उसकी जो डेंसिटी रहेगी, भाई न्यूक्लियस बड़ा छोटा हो सकता है, पर जो डेंसिटी होगी कोई भी न्यूक्लियस की, वो क्या होगी, सेम होगी। क्या होगी, वो सेम होगी।
प्रूफ करते हैं इसको। प्रूफ कैसे होगा ये, देखो ध्यान से देखो, बड़ा करके दिखाता हूं। ये रहा वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, तो क्या लिखूंगा 4/3, क्योंकि वो क्या है स्फीयर है, 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्या था मेरे पास, ये था अभी निकाला था, आर नॉट इंटू ए की पावर 1/3 की पावर क्यूब। ये मैंने वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख दिया। अब देखो हमको तो क्या चाहिए, डेंसिटी चाहिए। डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम, मतलब न्यूक्लियस का मास अपॉन उसका वॉल्यूम। तो सबसे पहले सोचो कि हम मास कैसे लिखेंगे इसका न्यूक्लियस का। तो देखो मैंने आपको बोला कि मैंने जो एक एटम लिया है उसका एटॉमिक नंबर ए है, तो मैं बोल सकता हूँ टोटल मास जो होगा ना वो होगा नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। वो कितना होता है, वो ए तो होता है, क्योंकि ए क्या है मास नंबर, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मतलब मास ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हो गए, ए हो गए, इनटू मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन। मैं मान लेता हूँ, मैंने आपको बताया था कि जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है और जो मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है वो लगभग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो मैं अभी इजी कैलकुलेशन के मान लेता हूँ, दोनों को क्या मान लेता हूँ मैं, एम मान लेता हूँ, एम पी इक्वल्स टू एम एन इक्वल्स टू एम मान लेता हूँ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टोटल मास आपका नंबर ऑफ न्यूक्लियंस ए। समझ में आ गया, नंबर ऑफ न्यूक्लियंस कैसे बोल रहा हूँ मैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियंस होते हैं ए होता है क्या आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। वो आपका नंबर यहाँ पर आ गया, टोटल न्यूक्लियॉन्स आ गए आपके इनटू मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन। एक न्यूक्लियॉन का मास मतलब या तो मास ऑफ प्रोटॉन ले लो या मास ऑफ न्यूट्रॉन ले लो, एक ही बात है क्योंकि सेम होते हैं लगभग। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, टोटल मास m इंटू है, m क्या है ये मान लिया था मैंने स्मॉल m, ठीक है। तो ये ma आ गया। इसके बाद आपने ये निकाल ही लिया था क्या आपका वॉल्यूम, तो यहाँ से डिवाइड कर दिया आपने। देखो ये जो आपके पास डेंसिटी का फॉर्मूला आया वो ये आया, वो क्या आया, m मतलब मास ऑफ वन न्यूक्लियन अपॉन 4/3 पाई आर नॉट का क्यूब। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर a की कोई टर्म है ही नहीं, इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट है किससे, आपकी मास नंबर से। क्या बात समझ में आ गई। तो यहाँ से आप बोल सकते हो, जब इसको आप कैलकुलेट करोगे ना, इस वैल्यू को आप कैलकुलेट करोगे कि नंबर, क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो तो नोन है, ठीक है, 4/3 भी नोन है, पाई भी नोन है और आर नॉट भी नोन है। तो इसको जब सॉल्व करोगे आप तो वैल्यू क्या आएगी, ये रो इक्वल्स टू डेंसिटी इक्वल्स टू 2.3 इंटू 10⁻17 kg मीटर माइनस क्यूब। तो कॉन्स्टेंट फॉर ऑल न्यूक्लियस, किसी भी आइटम का आप न्यूक्लियस ले लो उसकी डेंसिटी क्या आने वाली है, सेम आने वाली है। उसका साइज बड़ा छोटा हो सकता है, बड़ा छोटा होगा तो वॉल्यूम भी बड़ा छोटा होगा, उसके हिसाब से ये हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। क्या बात समझ में आई, डेंसिटी हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम मास एनर्जी रिलेशनशिप। तो क्या किसने दिया था, ये आइंस्टीन ने दिया था। क्या बोला था, मास इज अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। मतलब एनर्जी को आप मास में कन्वर्ट कर सकते हो, मास को आप एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब मास भी क्या है, मास में भी एक एनर्जी है, ठीक है। तो कैसी इक्वेशन से हम रिप्रेजेंट करते थे उसको, E इक्वल्स टू mc स्क्वायर, बिल्कुल यूनिवर्सल इक्वेशन है, सबको मालूम है। E इक्वल्स टू mc स्क्वायर, यहाँ पर E क्या है, एनर्जी है, मास, और C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। क्या बात समझ में आ गई। तो यहाँ से ये मास एनर्जी रिलेशनशिप आपको समझ में आ गया, आइंस्टाइन ने दिया था ये, ठीक है। अच्छा ये क्यों पढ़ाया मैंने, क्योंकि मुझे ये निकालना है कि एक AMU, मान लो एक AMU मेरे पास है कोई मास, उसमें कितनी एनर्जी होती होगी ये मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ। तो मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा, मुझे पता है कि 1 AMU कितना होता है, 1.66 इंटू 10⁻27 kg होता है। यही तो हमने अभी प्रूफ करा था थोड़ी देर पहले। तो E क्या होगा, mc स्क्वायर, क्या होगा mc स्क्वायर। तो m ये हो गया आपका, ये kg में रखना था उसको, mg आपका mc स्क्वायर, c क्या है 3 इंटू 10⁸ स्पीड ऑफ लाइट का होल स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास जूल में आंसर आएगा 14.94 इंटू 10⁻11 जूल। और इसको अगर आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना चाहो, क्योंकि अपने को क्या बढ़िया रहता है ना उसको समझने में, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और छोटी यूनिट हो जाएगी। तो अपन बोल सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻19 से इसको डिवाइड कर दिया अपन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए। तो उसको कन्वर्ट करेंगे जब अपन, तो अपने पास आंसर आएगा, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया। डिवाइड करने के बाद इसको आप और सेपरेट कर दो, 10⁻6 और अलग कर दो। 10⁻6 क्या होता है, मेगा, ये क्या है, मेगा है। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, ये देखो यहाँ पर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया है। ये 10⁻6 में किस में छुपा है, मेगा में छुपा हुआ है। तो आप ये बोल सकते हो कि एक AMU के अंदर कितनी एनर्जी होती है, 933.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या बात समझ में आई, इतनी एनर्जी होती है किस में, एक AMU के अंदर। बात समझ में आ गई। अब देखो मास डिफेक्ट क्या होता है, इसको समझ लेते हैं अच्छे से, ठीक है। मास डिफेक्ट क्या लिखा हुआ है, डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ रेस्ट मासेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स का मतलब प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। एक न्यूक्लियस के अंदर जितने भी प्रोटॉन्स है और जितने भी न्यूट्रॉन्स है, तो मैंने क्या करा, सारे प्रोटॉन्स का मास जोड़ दिया, सारे न्यूक्लियस का, सारे न्यूट्रॉन्स का मास जोड़ दिया और उसको कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। एंड डिफरेंस बिटवीन दिस एंड
रेस्ट मास ऑफ न्यूक्लियस। और मैंने अभी क्या करा, एक न्यूक्लियस था उसके अंदर प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स पड़े हुए और उसको भी वेट कर लिया। दो चीज़ें हुई यहाँ पर, एक मैंने क्या करा, प्रोटॉन्स का अलग जोड़ा जितने भी प्रोटॉन्स है और न्यूट्रॉन्स का अलग जोड़ा, सब जितने भी प्रोटॉन्स है उन दोनों को ऐड कर दिया, तो एक मास तो वो आया है ना, क्या, मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, और एक मैंने क्या करा, अलग अलग नहीं करा, सिर्फ न्यूक्लियस को वेइंग मशीन पे रख दिया, तो उससे एक मास निकल कर आया। तो आपको ये पता चलेगा कि जो मास ऑफ न्यूक्लियस होता है ना, जब आप अलग अलग करके वेट ऐड करते हो, है ना, अलग अलग मास ऐड करोगे, तो वहां पर जो आपके न्यूक्लियस का मास निकल कर आता है वो ज़्यादा आता है, किससे, मास ऑफ न्यूक्लियस से। क्या बात समझ में? एक तरह से तो इक्वली आना चाहिए ना, क्योंकि वो न्यूक्लियस किससे बना है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से मिलकर बना है, तो इक्वली आना चाहिए। बट ऐसा ऑब्जर्वेशन होती है क्या, कि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, जो मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स है, अगर आप अलग अलग ऐड करोगे तो वो ज़्यादा निकलेगा किसके कंपैरिजन में, अगर आप सिंपली उसको न्यूक्लियस को वेट कर लेते हो तो यहाँ पर कुछ डिफरेंस आ रहा है। क्या आ रहा है, कुछ डिफरेंस आ रहा है, इसी को हम बोलते हैं मास डिफेक्ट। क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट। समझ में आई बात? ये हो गया आपका मास डिफेक्ट। कैसे ऐड करना है समझ में आ गया आपको, सारे प्रोटॉन्स ले लो उसका मास ऐड कर दो, न्यूट्रॉन्स ले लो उसका मास ऐड कर दो, तो वो हो गया आपका कॉन्स्टिट्यूटिव पार्टिकल्स का मास। उसके बाद न्यूक्लियस को लिया, न्यूक्लियस को वेट कर दिया, तो दोनों वैल्यूज आपके पास अलग अलग आई। किसकी कम आई, मास ऑफ न्यूक्लियस की। जितना डिफेक्ट आएगा, मतलब जितना वेरिएशन है, डिफरेंस आएगा बीच में, वो क्या है, आपका मास डिफेक्ट। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ एम क्या है आपका, मैं बोल देता हूँ कि मैंने ये मेजर करा है, वो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस को मैंने मेजर कर दिया सिंपली ऐसे उठा के, तो ऑब्जर्व्ड न्यूक्लियर मास, न्यूक्लियस मास। एम पी क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन। एम एन क्या है, मास ऑफ न्यूट्रॉन। अभी मैं डिराइव कर रहा हूँ कि उसका फॉर्मूला होता क्या है, डेल्टा एम का, है ना, मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट कैसे लिखेंगे अपन, ये क्या है, मास डिफेक्ट कैसे लिखता था मैं, आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का समेशन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का समेशन क्या होगा, देखो ये होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं, Z इंटू प्रोटॉन्स का मास, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं, A माइनस Z इंटू न्यूट्रॉन का मास। इन दोनों को ऐड कर दिया, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को ऐड कर दिया, तो ये अपना क्या निकला, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मास माइनस जो मैंने न्यूक्लियस को एज इट इज वेट कर दिया था सिंपली। तो ये आपका जो डेल्टा में आएगा वो ये आएगा। तो ये आपकी इक्वेशन होती है किसकी, मास डिफेक्ट की। तो बड़ी सिंपल सी इक्वेशन है, इसको अगर आप याद नहीं करना चाहो तो डिराइव भी कर सकते हो, बहुत सिंपल सी बात है इसमें, है ना। मतलब ये देख के डर जाते हैं बच्चे, पर एक्चुअली में कुछ है नहीं, ये सिर्फ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का मास कैलकुलेट करा और कुछ भी नहीं करा है। क्या बात समझ में आ गई? तो ये आपका मास डिफेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम न्यूक्लियर फोर्स की। अब मैंने आपको बताया था जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर प्रोटॉन्स भी है, उसके अंदर न्यूट्रॉन्स भी है। मैं इसको पी से बोलता हूँ और ये एन, पी एन एन पी एन पी एन, ठीक है। तो ये बाइंडेड है ना, मतलब एक स्पेस के अंदर, एक कंसाइड स्पेस के अंदर ये बंधे हुए हैं आपस में, तो इनके बीच में कुछ फोर्स लग रही होगी आपस में, जितने भी कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स मतलब न्यूक्लियॉन्स जो हैं इनके आपस में क्या लग रही होगी, कुछ फोर्स लग रही होगी, ठीक है। कौन सी फोर्स होती है ये, न्यूक्लियर फोर्स। क्या बात समझ में आई? जो इनको बांध के रख रही है, तो बड़ी स्ट्रांग फोर्स होती है न्यूक्लियर फोर्स, है ना। देखो कहाँ कहाँ लगती है ये, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में। अब देखो यहाँ पर चार्ज नहीं है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज है क्या, कोई चार्ज नहीं है, फिर भी ये लग रही है, तो ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करती है क्या, न्यूक्लियर फोर्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में भी लगती है, और प्रोटॉन के बीच में भी लगती है। प्रोटॉन के बीच में तो कूलम्बिक फोर्स भी लग रही है, बात समझ में आ रही है, कूलम्बिक फोर्स भी लग रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली। पर यहाँ पर जो न्यूक्लियर फोर्स की मैं बात कर रहा हूँ, न्यूट्रॉन के बीच में लगेगी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में भी लगेगी, और प्रोटॉन के बीच में भी लगेगी। ये जो फोर्स होती है ये शॉर्ट रेंज फोर्स होती है, मतलब अगर ये पास में होंगे ना ये दोनों कांस्टेंट पार्टिकल्स तो ही ये इफेक्टिव आएगी, मतलब ये थोड़ी जब ये इफेक्ट में आएगी, मतलब प्रोटॉन्स और प्रोटॉन्स का थोड़ी सी दूर कर दो, मतलब जो दो प्रोटॉन्स हैं उनको थोड़ा सा आपने दूर कर दिया तो ये फोर्स लगना बंद हो जाएगी। तो ये शॉर्ट रेंज के अंदर लगती है, मतलब आसपास होनी चाहिए ये क्या, न्यूक्लियॉन्स या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ न्यूक्लियस। क्या बात समझ में आई? तो ये आपका हो गया न्यूक्लियर फोर्स। तो इसको बांध के रख रहा है, किसको, न्यूक्लियस को, इसके सारे पार्टिकल्स जो इसके अंदर प्रेजेंट है, इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। तो क्या हो रहा है न्यूक्लियस के अंदर, ये है आपका प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स पड़े में बहुत सारे, है ना। प्रोटॉन्स के बीच में क्या लग रहा है, कूलम्बिक फोर्स लग रहा है जो कि रिपल्सिव है। तो न्यूक्लियर फोर्स होती है वो क्या होती है, अट्रैक्टिव है ना, अट्रैक्टिव है इसलिए तो वो बंधी हुई है, रिपल्सिव होती है टूट जाता न्यूक्लियस। न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है, अट्रैक्टिव होती है। अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है कि अट्रैक्टिव होगी रिपल्सिव होगी, है ना। अभी आप ये इतना ध्यान रखो कि ये अट्रैक्टिव होती है और स्ट्रांगली अट्रैक्टिव होती है ना। ये भी आपको बात समझ में आनी चाहिए कि जो न्यूक्लियर फोर्स है, मैंने आपको बता दिया स्ट्रांग अट्रैक्टिव फोर्स होती है, और ये न्यूक्लियर फोर्स कूलम्ब फोर्स से ज़्यादा भी होनी चाहिए, वरना सोचो अगर प्रोटॉन के बीच में रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा लगा और अट्रैक्टिव फोर्स कम लगा तो फिर तो टूट जाएगा ना वो,
ठीक है, तो कूलम्बिक फोर्स कम होती होगी, ऑब्वियस सी बात है। न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा होती है, कूलम्बिक फोर्स कम होती है। तो आपको 2-3 बातें जो न्यूक्लियर फोर्स के बारे में याद करनी है, क्या है? शॉर्ट रेंज होती है एक तो, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स होती है, और न्यूक्लियर क्या इससे ज़्यादा होती है, किससे? कूलम्बिक फोर्स से। क्या बात समझ में आ गई? अब मैंने आपको बताया था कि दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में, न्यूक्लियॉन्स मतलब प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन प्रोटॉन, इनके बीच में न्यूक्लियर फोर्स लग रही है। मैंने आपको अभी कहा था कि न्यूक्लियर फोर्स जो है ना, ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है कि ये अट्रैक्टिव हो सकती है, ये रिपल्सिव भी हो सकती है। ठीक है, तो मैंने आपको बोला कि डी जो आपका डिस्टेंस है, जब 0.8 FM से ज़्यादा होता है, मतलब दो प्रोटॉन्स या दो न्यूक्लियॉन्स का जो डिस्टेंस है, अगर उनके बीच में जो डिस्टेंस है, मान लो ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में, है ना, ये भी न्यूक्लियॉन से, मान लो ये प्रोटॉन है, ये भी प्रोटॉन मान लेते हैं केस के भी, है ना। तो अगर इन दोनों बीच का डिस्टेंस डी 0.8 FM से ज़्यादा होता है, तो न्यूक्लियर फोर्स जो होती है वो क्या होती है? अट्रैक्टिव होती है, अट्रैक्टिव नेचर की होती है। और अगर ये डिस्टेंस जो दो प्रोटॉन्स के बीच में या दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में इन जनरल, अगर वो 0.8 FM से कम होती है, तो ये क्या होती है? रिपल्सिव फोर्स होती है। क्या बात समझ में आ गई? तो ये भी आपको चीज़ याद रखनी है कि डिस्टेंस पे कैसे डिपेंड कर रहा है, कब अट्रैक्टिव कब रिपल्सिव। तो ज़्यादा होती है जब अट्रैक्टिव होती है, ऐसे याद रख लो, और कम होती है जब आपकी रिपल्सिव होती है, ऐसे याद रख लो। बात समझ में आ गई? तो ये चीज़ें हो गई आपकी। ठीक है, अच्छा, मैंने आपको बताया था कि आपकी जो फोर्स है वो कहाँ कहाँ लगती है? न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन और प्रोटॉन प्रोटॉन में। ठीक है, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में अगर फोर्स लगी, मान लो F1, न्यूक्लियर फोर्स बोल रहा हूँ मैं, है ना, न्यूक्लियर फोर्स F1 लगी, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में F2, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में F3। कहने का मतलब ये है कि ये जो तीनों जो आपकी फोर्सेस हैं, है ना, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में लगने वाली, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लगने वाली, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में लगने वाली, ये क्या होती है? सेम मैग्नीट्यूड की होती है। क्या बात समझ में आ गई? F1 इक्वल्स टू F2 इक्वल्स टू F3। क्या बात समझ में आई? तो ये न्यूक्लियर फोर्स के बारे में बहुत सारे पॉइंट्स आपको लिखा दिए मैंने, ये आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। बहुत सिंपल से पॉइंट्स हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत इसमें होगी नहीं। बाइंडिंग एनर्जी अपने को पता है, बाइंड करके रख रखा है अपन ने, रख रखा है ना, बाइंड करके एक न्यूक्लियस के अंदर, छोटी सी स्पेस के अंदर सारे न्यूट्रॉन्स को, प्रोटॉन्स को एक साथ इकट्ठा रख रखा है। तो उसके लिए कुछ एनर्जी उसमें होगी उसके अंदर, जब भी तो वो बंधा हुआ एक साथ। तो हम बोल सकते हैं एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को तोड़ रहे हैं हम, इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूट प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन प्रोटॉन से मिलकर बना है। उन न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स को हम इन्फिनिटी पे ले जाते हैं, ऐसा मान लो आप, अलग अलग कर देते हैं, इतना डिस्टेंस पे कर देते हैं कि सेपरेट देम टू सच अ लार्ज डिस्टेंस दैट दे कांट इंटरेक्ट विथ ईच अदर फर्दर मोर। क्या बात समझ में आई? न्यूक्लियस को ऐसे तोड़ दिया आपने कि उसके जो पार्टिकल्स हैं, कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स थे, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन, आपस में बहुत दूर चले गए, ताकि वो आपस में आपको इंटरेक्शन उनके नहीं हो रहा है। क्या बात समझ में आ गई? तो इसके लिए जितनी एनर्जी लगती है ना, एनर्जी रिक्वायर्ड, उसको हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। आप उल्टा भी बोल सकते हो, सारे प्रोटॉन्स और सारे न्यूट्रॉन्स अभी मान लो सब आइसोलेटेड है, सब इन्फिनिटी पे है, सबको लेकर आपने कंबाइन कर दिया उसको, तो उसमें भी कितनी एनर्जी लगेगी? बाइंडिंग एनर्जी इतनी लगेगी। इसका जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है? बाइंडिंग एनर्जी इक्वल्स टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। डेल्टा एम क्या है यहाँ पर? क्या है ये डेल्टा एम? क्या है यहाँ पर? मास डिफेक्ट। क्या है ये? मास डिफेक्ट। और सी क्या है? सी तो स्पीड ऑफ लाइट। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये चीज़ हो गई, बाइंडिंग एनर्जी का मतलब समझ में आया आपको? ओके, तो नेक्स्ट पार्ट है अपने पास न्यूक्लियर रिएक्शंस। अब देखो, न्यूक्लियर रिएक्शंस कितनी टाइप की होती है? दो टाइप की होती है, एक होता है आपका फिजन और एक आता है आपका फ्यूजन। फिजन का मतलब आपको समझ में आ रहा है? टूटना। क्या होता है? टूटना या तोड़ना, हम तोड़ेंगे अभी, तो टूटना। और फ्यूजन का मतलब क्या होता है? जुड़ना। दो आपस में आके जुड़ गए या दो आपस में आके टूट गए, टूटने को क्या बोलेंगे? फिजन। जुड़ने को क्या बोलेंगे? फ्यूजन। फ्यूज कर रहे हैं आपस में, फ्यूजन। ठीक है, तो ये दोनों अपने को पढ़ना है। अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं फिशन की। तो क्या बोला मैंने? कोई हैवी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर्स है ना, ये न्यूक्लियर रिएक्शन है ये। तो न्यूक्लियस, अब क्या करा मैंने? न्यूक्लियस को, हैवी न्यूक्लियस था कोई, उनको दो स्मॉल न्यूक्लियस के अंदर मैंने तोड़ दिया। क्या कर दिया? स्मॉल न्यूक्लियस के अंदर मैंने तोड़ दिया। तो ये क्या हुआ? यहाँ पर फिजन हुआ। बड़े न्यूक्लियस को दो छोटे छोटे न्यूक्लियस के अंदर तोड़ दिया। क्या बात समझ में आई? इसको बोलते हैं फिजन। ठीक है, अब फिजन जो है, वैसे ही जो फ्यूजन होगा वो कैसा होगा? दो स्मॉल न्यूक्लियस को जोड़ के बड़ा न्यूक्लियस बना देंगे, वो पढ़ाऊंगा मैं आपको अभी, है ना, आगे। अब देखो, फिजन जो होता है ना, वो कैसे हम कर रहे होंगे, इसको देखते हैं। बाय बॉम्बार्डिंग न्यूट्रॉन्स। क्या बात समझ में आई? न्यूट्रॉन्स को हम बॉम्बार्ड करेंगे, ठीक है, तो उससे फिजन होगा। देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर मैंने न्यूट्रॉन ले लिया, न्यूट्रॉन, और एक मैंने यहाँ पर न्यूक्लियस ले लिया। ठीक है, यूरेनियम है यहाँ पर, इसका मास नंबर है, इसका एटॉमिक नंबर भी है। जब ये दोनों, इसको मैंने भिड़ाया यहाँ पर, है ना, इसको प्लस कर दिया ना यहाँ पर, तो इसको बॉम्बार्ड करा दिया, तो क्या बन गया ये?
1 + 235 236 हो गया, यहाँ पे 0 + 92 92 हो गया। ये जो बनता है ना आपका यूरेनियम, ये क्या है, ये अनस्टेबल बनता है, तो इंस्टेंटली टूट जाता है, बनेगा और टूट जाएगा। ठीक है, ये टूटेगा किसमें, बैरियम में और क्रिप्टॉन के अंदर। ठीक है, और आपके पास मिलेंगे एक्स्ट्रा 3 न्यूट्रॉन्स। पहले 1 न्यूट्रॉन था जो अपन ने लिया था, अपने को रिएक्शन के बाद कितने न्यूट्रॉन्स मिल रहे हैं, 3 न्यूट्रॉन और मिल रहे हैं, और साथ में मिल रही है एनर्जी। यही एनर्जी तो है जो आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के काम आती है। बात समझ में आई? जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं ना, उसके अंदर ऐसे रिएक्शंस करवाते हैं, वहाँ से एनर्जी एमिट होती है, उस एनर्जी को यूज़ करके वो इलेक्ट्रिसिटी बना लेते हैं। क्या बात समझ में आई? तो कैसी ये रिएक्शंस हो रही हैं, तो देखो आपका जो न्यूक्लियस बड़ा था 235 मास नंबर था उसको आपने 2 छोटे न्यूक्लियस के अंदर तोड़ दिया, 144 और 89। क्या बात समझ में आ गई? तो ये आपका क्या हो गया, फिजन। किससे, न्यूट्रॉन से आपने करा बॉम्बार्ड करके। क्या बात समझ में आई? अच्छा, अब देखो एक केस यहाँ पर क्या आता है कि मैंने आपको बताया कि उस रिएक्शन के अंदर 1 न्यूट्रॉन आपने लिया था और आपको फाइनली कितने न्यूट्रॉन मिलते हैं, 3 न्यूट्रॉन। अब सोचो ये 3 न्यूट्रॉन है, ये वापस जाके इससे रिएक्ट कर सकते हैं, तो सोचो क्या होगा, ये 3 न्यूट्रॉन वापस 3 न्यूट्रॉन बनाएंगे। एक न्यूट्रॉन क्या करेगा, 3 न्यूट्रॉन बनाएंगे, दूसरा भी 3 बनाएगा, तीसरा भी 3 बनाएगा। तो सोचो यहाँ 3 या 3 या 3, तो ये कितने हो गए, 9 न्यूट्रॉन और आ गए अपने पास। ये 9 भी वापस 3 3 3 करके बनाएंगे, तो ये अनकंट्रोलेबल है, मतलब ये रिएक्शन चलती जाएगी। इससे क्या होगा, ये अनकंट्रोल हो जाएगी और एक्सप्लोजन हो जाएगा, क्योंकि कितनी एनर्जी, एक न्यूट्रॉन जब अपन रिएक्ट करा रहे हैं तो कितनी एनर्जी निकल रही है। अब सोचो ये अनकंट्रोलेबल हो गया, एकदम से रिएक्शन होती जा रही है, तो इतना बड़ा धमाका होगा, एकदम इतनी ज़्यादा हीट निकलेगी, हीट को तो बोलते हैं धमाका, तो एक्सप्लोजन हो जाएगा, बॉम्ब। यही बॉम्ब होता है आपका, है ना, क्योंकि अनकंट्रोल रिएक्शन होती जा रही है, एनर्जी रिलीज होती जा रही है। क्या बोलते हैं इसको, फिजन से होता है। क्या बात समझ में आ गई? तो ये आपका न्यूक्लियर फिजन है। ठीक है, अच्छा इसको कंट्रोल कैसे करें भाई, अपने को एनर्जी तो बनानी है ना। अब न्यूक्लियर रिएक्शन, जो न्यूक्लियर आपके पावर प्लांट्स होते हैं उसके अंदर थोड़ी धमाके होते हैं, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ जो आपकी जो कंट्रोल मेथड्स हैं वहाँ पर वो यूज़ कर रहे हैं। तो कंट्रोल करने के मेथड्स हैं क्या, वो क्या यूज़ करते हैं, कंट्रोल रॉड्स। अब अपनी प्रॉब्लम क्या थी कि न्यूट्रॉन्स अपने ज़्यादा बन रहे थे, 1 से 3 बन रहे थे, तो मुझे क्या करना है कि यार वो 1 न्यूट्रॉन ही रहे, बाकी के एब्जॉर्ब हो जाए, यही तो मैं चाहता हूँ। तो मैं ये कंट्रोल रॉड्स जो होती है ना, न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर पढ़ेंगे अपन आगे भी, वो न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो अगर न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब हो जाएंगे तो इनएक्टिव हो जाएंगे, उसके बाद वो रिएक्ट कर ही नहीं पाएंगे वापस आगे। ठीक है, तो आपकी जो रिएक्शन है वो कंट्रोल में आ जाएगी और डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी जो आपको चाहिए वही रिलीज होगी। क्या बात समझ में आई? तो कंट्रोल रॉड्स, यही नाम है इसका, इसको यूज़ करके हम क्या करते हैं, एनर्जी मतलब बनाते हैं, किसके अंदर, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के अंदर। ठीक है, अच्छा एक बात और यहाँ पर है क्या, कि बॉम्बार्डिंग न्यूट्रॉन, जो न्यूट्रॉन को आप धक्का मार के मतलब उसको बॉम्बार्ड कर रहे हो ना, उसको न्यूक्लियस के अंदर, यूरेनियम के न्यूक्लियस से उसको भिड़ा रहे हो, उसकी जो स्पीड होनी चाहिए न्यूट्रॉन की, वो क्या होनी चाहिए, स्लो होनी चाहिए। अगर वो फास्ट होगा ना तो वो उसको पेनिट्रेट कर जाएगा, वो फिजन होगा नहीं वहाँ पर, तो वो स्लो होना चाहिए। बट एक प्रॉब्लम हो गई अब, क्योंकि जैसी आपकी रिएक्शन हुई, मान लो आपने जो फर्स्ट रिएक्शन करी वो तो स्लो थी, चलो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो स्लो थी, पर जब वो रिएक्शन कंप्लीट हुई, जब वहाँ पर एनर्जी रिलीज हुई और वहाँ पर 3 न्यूट्रॉन भी बने, ठीक है, एनर्जी रिलीज हुई और 3 न्यूट्रॉन भी बने, एनर्जी की वजह से क्या हुआ, एनर्जी ले ली इन्होंने और इनकी स्पीड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। अब इस स्पीड जो है वो इंक्रीज हो गई, तो क्या फिजन होगा, फिजन नहीं होगा। क्या बात समझ में आई? तो इनकी स्पीड को मुझे स्लो करना पड़ेगा, तो वापस एक डिवाइस लगाना पड़ेगा ताकि ये स्लो हो जाए। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, मॉडरेटर्स का यूज करते हैं। क्या, मॉडरेटर्स, फॉर दिस मॉडरेटर्स आर यूज्ड। मॉडरेटर क्या करते हैं, आपकी जो एनर्जी होती है, जो एनर्जी होती है, इनकी स्पीड को वो क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। क्या बात समझ में आई? तो मॉडरेटर्स एक डिवाइस अपन ने यहाँ पर लगाया और कंट्रोल रोड्स आपने एक डिवाइस लगाया। क्या बात समझ में आ गई? तो ये चीज़ है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि जो न्यूक्लियर फिजन है वो कैसे हो सकता है, अनकंट्रोलेबल, मतलब वो रिएक्शन होती जाए हट जाएगा वो, और कंट्रोल्ड वो किस में होती है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर, न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर जैसे अपन काम करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, वापस वही बात आ गई, क्योंकि 1 न्यूट्रॉन से कितने निकल रहे थे, 3 न्यूट्रॉन निकल रहे थे, तो इसका मैं एक एस्टिमेशन ले लेता हूँ कि यार किस टाइम, मतलब किस फैक्टर से मैं डिटरमिन कर सकता हूँ कि इस रिएक्शन के अंदर कौन सी डेंजरस है, कौन सी डेंजरस नहीं है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। वो क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोड्यूस्ड न्यूट्रॉन्स, कितने रिएक्शन के बाद प्रोड्यूस हुए, और नंबर ऑफ इनिशियल न्यूट्रॉन्स, कितने आपने दिए थे इनिशियली। तो अपने केस में कितना था वो, 3/1 यही था। तो देखो इसके अपन ने क्लासिफिकेशन कर लिए, अगर के जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है वो अगर 1 होता है तो वो स्टेडी होता है, मतलब एक
आया, एक आपने यूज़ करा और एक ही बन के निकला, तो वापस वो एक रिएक्ट कर लेगा, है ना, फिर वापस एक बनेगा, फिर एक रिएक्ट कर लेगा। तो ये अपनी रिक्वायर्ड कंडीशन है, इसी को अपन यूज़ करते हैं। इसको क्या नाम दिया है अपन ने? क्रिटिकल। ये कौन सी फैक्टर होता है? क्रिटिकल फैक्टर होता है। के इक्वल्स टू 1, के इज लेस देन 1, मतलब एक आपने यूज़ करा था और बना ही नहीं बिल्कुल भी। बात समझ में आ रही है? या फिर आप बोल सकते हो 2 न्यूट्रॉन आपने दिए थे और एक ही निकला रिएक्शन के बाद, तो आपकी रिएक्शन खत्म होती जा रही है, आप ऐसा सोचो। तो ये भी अपनी काम की नहीं है, क्योंकि ये तो रिएक्शन ही रोक देगी। के इज ग्रेटर देन 1 जो अपनी वाली कंडीशन थी, 3 बने, 1 से 3 बन गए, ये अनकंट्रोलेबल है, बॉम्ब बन सकता है ये, तो ये भी अपने को क्या रिक्वायर्ड नहीं है। इसको हम बोलते हैं सुपर क्रिटिकल। समझ में आ गई? के इक्वल्स टू 1 वाला क्या होता है? क्रिटिकल। के इक्वल्स टू के ग्रेटर देन 1 क्या होता है? सुपर क्रिटिकल। तो अपने पास जो कंडीशन अपने को यूज में है वो कौन सी है? ये वाली, यही यूज होती है। क्या बात समझ में आ गई? तो इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अभी देखो, ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स है ना, अब इसको देख के डरना नहीं है, मैं सिंपल सा एनर्जी ट्रांसफर का आपको मेथड बता रहा हूँ, है ना, ये कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर, ये पावर प्लांट के अंदर एनर्जी कैसे जनरेट करते हैं हम लोग। देखो, मैंने आपको बताया ये कोर है, यहाँ पर इसके अंदर क्या है? रिएक्शंस हो रही है, तो रिएक्शन होगी तो यहाँ पर क्या होगी? एनर्जी रिलीज होगी। क्या होगी? मैं दूसरे कलर से लिखता हूँ इसको। भाई कोर के अंदर क्या होगा? कोर के अंदर आपकी रिएक्शंस हो रही है, तो यहाँ पर क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगी। होगी नहीं होगी? एनर्जी रिलीज। यहाँ पर कंट्रोल रोड्स लगा रखी है ताकि उस एनर्जी को मैं क्या कर सकूँ? कम ज़्यादा कर सकूँ, है ना। कितनी मुझे एनर्जी चाहिए उसलिए मैंने कंट्रोल रोड्स लगा दी, ताकि न्यूट्रॉन्स क्या हो जाए? एब्जॉर्ब हो जाए, जो एक्स्ट्रा है। ठीक है, अब ये जो एनर्जी रिलीज हुई ना, ये एनर्जी रिलीज हुई है, ये कूलेंट को दे देगा। ये रिफ्लेक्टर है, रिफ्लेक्टर क्या करता है? ये जितनी भी एनर्जी अंदर है ये सब कूलेंट एब्जॉर्ब कर लेगा। कूलेंट क्या होता है? ठंडा होता है बिल्कुल, जैसे गाड़ी के अंदर होता है ना कूलेंट, तो वो क्या करता है? गर्मी एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये जो एनर्जी, जो यहाँ से एनर्जी निकली, वो क्या कर लेगा? कूलेंट एब्जॉर्ब कर लेगा। वो यहाँ से इधर जाएगा, कूलेंट बहते बहते यहाँ पे चला जाएगा और इसके अंदर जाएगा। ठीक है, ये क्या है यहाँ पर? हीट एक्सचेंजर। क्या बात समझ में आई? तो यहाँ पर पानी भरा हुआ है, ऐसा मान लो आप, पानी भरा हुआ है, उसके अंदर से करंट, ये कूलेंट बह रहा है, इस वायर के अंदर से कूलेंट बह रहा है। तो कूलेंट जब बहेगा ना, तो वो कूलेंट क्या है? अभी गर्म है क्योंकि उसके पास एनर्जी है। वाटर क्या है? ठंडा है। तो वो जो कूलेंट है वो वाटर को एनर्जी देगा। वाटर एनर्जी लेके क्या बना लेगी? स्टीम बना लेगी। और स्टीम को हम कहाँ दे देंगे? स्टीम को हम फेंकेंगे किस पे? टरबाइन पे। और टरबाइन जैसे ही घूमेगा इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगी। क्या आपको प्रोसेस समझ में आई? बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा थी, हाई से लो बहती एनर्जी, तो कूलेंट ठंडा था उस टाइम पे, तो कोर से कूलेंट में चला गई। एक कूलेंट से वाटर में चलेगी, कि कूलेंट गर्म हो गया था एनर्जी लेने के बाद, तो वाटर में चलेगी। वाटर ने एनर्जी ली तो वो बन गई स्टीम, और स्टीम को कलेक्ट करके अपन ने फेंक दी किस पर? आपके इस पे, टरबाइन पे, और टरबाइन जैसे घूमेगा इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगी। क्या बात समझ में आई? तो ये है सिंपल सा कंसेप्ट किसका? न्यूक्लियर रिएक्टर का, सिर्फ यही है और कोई नहीं है। क्या बात समझ में आई? तो ये आपकी चीज़ क्लियर हो गई। ठीक है, अब हम देख लेते हैं लास्ट टॉपिक अपना, फ्यूजन। फ्यूजन क्या है? 2 स्मॉल न्यूक्लियस को मैंने जोड़ के बड़ा बना दिया। फ्यूजन में क्या कर रहे थे? तोड़ रहे थे, एक बड़े को 2 छोटों में तोड़ रहे थे। इस बार क्या कर रहे हैं? 2 छोटों को जोड़कर बड़ा बना रहे हैं। क्या बात समझ में आई? तो 2 न्यूक्लियस को मैंने जोड़ा और ये क्या बन गया? एक बड़ा न्यूक्लियस बन गया। क्या बात समझ में आई? तो इसमें आपको जाहिर सी बात है मुझे एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। क्या सप्लाई करनी पड़ेगी? एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। क्या बात समझ में आई? ठीक है, अभी मैं आपको यहाँ पे बोल रहा हूँ कि ये जो है ना, ये जो प्रोसेस है ये स्टार्स और सन्स में ही होता है। ये अर्थ पे पॉसिबल नहीं है, या मतलब आप लैब में करना चाहो तो कर सकते हैं कुछ भी, पर जो नेचुरल फेनोमेना है वो क्या है? स्टार्स और सन पे ही पॉसिबल है। ऐसा क्यों? अभी देखते हैं उस बारे में। ये रिएक्शन है, इसको देखो, फ्यूजन की रिएक्शन हो रही है। क्या हो रही है? फ्यूजन की रिएक्शन। क्या हुआ यहाँ पर? 1H1 प्लस 1H2 इक्वल्स टू 2H1 प्लस, ये पॉजिट्रॉन है। अभी एक्चुअली क्या है आपका, वो रेडियो एक्टिव वाला पार्ट तो हट गया, जिसमें वो पॉजिट्रॉन ये न्यूट्रिनो जो है इसकी बात करते थे अपन, तो वो पार्ट तो हट गया। बस आप नाम याद रख लो, ई पॉजिटिव क्या होता है? पॉजिट्रॉन होता है, और ये म्यू जो है क्या है? न्यूट्रिनो है। ठीक है, प्लस इतनी एनर्जी रिलीज होती है। तो ये आपकी फ्यूजन की रिएक्शन है, ये फ्यूजन कैसे अकर कर रहा है। क्या बात समझ में आई? तो देखो, यहाँ पर एक मास नंबर 1 का था, और आपने दोनों को जोड़ के क्या बना दिया? 2 का बना दिया। तो आपने क्या कर दिया? बड़ा कर दिया न्यूक्लियस को। क्या बात समझ में आ गई? तो ये आपकी हो रही है। क्या लिखा है? मेक न्यूक्लियस कम क्लोजर सच दैट न्यूक्लियर फोर्स स्टार्ट्स एक्टिंग। अब सोचो इसको करने का प्रोसेस क्या रहेगा? तो करने का प्रोसेस क्या रहेगा भाई? ऐसा थोड़ी कि आप दोनों को चैम्बर में डाल दो और रिएक्शन हो जाए, ऐसा नहीं है। आपको 2 न्यूक्लियस को पास में लेके आना पड़ेगा, ताकि क्या उसकी वो पास में आ जाएंगे ना, तो जो आपकी न्यूक्लियर फोर्स होती है वो क्या होती है? शॉर्ट रेंज ऑर्डर होती है ना। तो इतना पास में लेके आ जाओ उनको, आप इतना पास में लेकर आ जाओ कि वो वहाँ पर न्यूक्लियर फोर्स एक्ट करना स्टार्ट कर दे। न्यूक्लियर फोर्स जैसे एक्ट करना स्टार्ट करेगी, प्रोटॉन्स न्यूक्लियॉन्स आपस में क्या हो जाएंगे? चिपक जाएंगे। तो आपका जो 2 छोटे न्यूक्लियस है वो कंबाइन हो जाएंगे।
क्या बात समझ में आई? तो इसको आप कर सकते हो ऑसिलेटिंग की वजह से, है ना। मतलब क्या करो आप, दो न्यूक्लियस लिए ऐसे, इनको ऑक्सीलेट करो यूं यूं, तो ये जब पास आएंगे ना यहाँ पर इस पोजीशन में जब पास आएंगे तो इतना पास आ गए कि न्यूक्लियर फोर्स एक्ट करना स्टार्ट कर दिया, तो क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे और आपका जो न्यूक्लियस है वो बन जाएगा बड़ा वाला न्यूक्लियस, हैवी न्यूक्लियस जो है। क्या बात समझ में आई? तो ऐसे हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। अच्छा, हीट कितनी मुझे देनी पड़ेगी इसके बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, है ना। तो मैंने आपको पता होगा पहले से थर्मोडायनेमिक्स में, ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है 3/2 kT, ठीक है। कि यहाँ पर क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ठीक है, टेम्परेचर है। रिक्वायर्ड ई फॉर 2 प्रोटॉन्स टू फ्यूज, मैं आपको बोल रहा हूँ कि 2 प्रोटॉन्स, ये आपको फैक्ट बता रहा हूँ मैं, 2 प्रोटॉन्स को फ्यूज करने के लिए जितनी एनर्जी मुझे सप्लाई करनी पड़ती है, मुझे एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ये क्या है, फ्यूजन है। तो मैं आपको बता रहा हूँ एक फैक्ट कि 2 प्रोटॉन्स को अगर मुझे मिलाना है, सिर्फ 2 प्रोटॉन्स को, है ना, उनको मुझे मिलाना है, तो मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी मुझे देनी पड़ेगी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि प्रोटॉन्स को मुझे कितनी एनर्जी, मतलब एक प्रोटॉन के पास कितनी वेलोसिटी है, कितनी एनर्जी आएगी, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इक्वल होना चाहिए, इस काइनेटिक एनर्जी की इक्वल होना चाहिए, 3/2 kT। क्या बात समझ में आई? यहाँ से आप जब सॉल्व करोगे ना, ए की वैल्यू डालोगे, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की सबकी वैल्यू डालोगे, इसको जूल में कन्वर्ट करके निकालोगे, तो आपके पास आंसर आएगा 3 × 10⁹ केल्विन। इतना टेम्परेचर आपको चाहिए होगा अगर आपको 2 प्रोटॉन्स को मिलाना है सिर्फ। अब बाकी न्यूक्लियस तो वैसे भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, है ना। 2 प्रोटॉन्स को मिलाने के लिए कितना चाहिए, 3 × 10⁹ केल्विन टेम्परेचर चाहिए। इस टेम्परेचर से तो क्या आएगा, आपकी हीट सप्लाई हो जाएगी। तो ये क्या है, नॉट पॉसिबल ऑन अर्थ। इतना टेम्परेचर कहाँ से लेके आएंगे अर्थ पे, तो ये हो ही नहीं सकता। ये कहाँ होता है, स्टार्स पे, सन्स पे, जहाँ पे बहुत हाई टेम्परेचर्स होते हैं, वहाँ पर ये क्या होता है, पॉसिबल होता है, ठीक है। अकर्स इन स्टार्स एंड सन। तो आपको समझ में आया फिजन क्या होता है, फ्यूजन क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है, बात समझ में आ गई। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो न्यूक्लियस जो है, जो न्यूक्लियाई चैप्टर है, वो बड़ा आसान सा चैप्टर है, ज़्यादा डिफिकल्टी इसमें होती नहीं है। ऑलरेडी आपको पहले से आ रहा है। जो लास्ट का जो पोर्शन है वो थोड़ा सा नया है, वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है वो आपको अच्छे से पढ़ लेना है, उसका क्या प्रोसेस है वो भी बिल्कुल ईजी वे में मैंने आपको बताया, उसको एज इट इज आप लिख कर आ जाना। क्या बात समझ में आई? तो यहाँ पर आपके जो अभी 4 चैप्टर्स टोटल कंप्लीट हो चुके हैं। कौन से EM वेव्स हो गया, डुअल नेचर हो गया, एटम्स हो गया और न्यूक्लियाई हो गया। तो 7 में से 4 चैप्टर मैं आपके कंप्लीट करवा चुका हूँ। अब नेक्स्ट चैप्टर जो हम देख रहे होंगे वो होगा सेमी कंडक्टर्स। तो होपफुली वो आज ही आ जाएगा, देखते हैं, है ना। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सेमी कंडक्टर्स। इसके जो नोट्स हैं वो आपको कहाँ मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल पर @singsofchemistry, आपकी डिस्क्रिप्शन में भी लिंक गिवन है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में सेमी कंडक्टर्स में। बाय।